वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्कशीट क्रमांक 21 क्लास 8th ब्रिज कोर्स मैथ्स। तो देखिए अनुपात से शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया है एक डलिया में 8 संतरे और 6 नींबू रखे हैं, तो नींबू बटे संतरा, ये देखिए 6 बटे 8 हो गया। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 3 और 8 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। तो जब हम इस 2 से 2 को काट देंगे तो 3 और 2 गुणा 2 हो जाएगा 4, 3 बटे 4, यानी नींबू और संतरे का अनुपात हो जाएगा 3 बटे 4, 3 अनुपात 4। नींबू और संतरे का अनुपात क्या हुआ? 3 अनुपात 4 हुआ। इसी प्रकार देखिए अब यहाँ पर हमारे त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। वृत्तों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो त्रिभुज और वृत्त का अनुपात क्या हो जाएगा? 5 अनुपात 6। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, इस आकृति का हो गई 6 और यानी बिस्किट हो गई 6 और टॉफ़ी हो गई 1 2 3 4 5 6 7। तो टॉफ़ी और बिस्किट का अनुपात क्या होगा? टॉफ़ी हमने पहले बोला है, तो टॉफ़ी की संख्या को ऊपर पहले लिखेंगे और बिस्किट की संख्या को बाद में लिखेंगे। तो 7 अनुपात 6, टॉफ़ी और बिस्किट का अनुपात 7 अनुपात 6 होगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए गेंद 1 2 3 4 5 6 हैं और बैट कितने हैं? 1 2 3 हैं। तो बैट और गेंद का अनुपात क्या होगा? बैट की संख्या को हम लिखेंगे पहले और बॉल की संख्या को लिखेंगे बाद में। 3 अनुपात 6 यानी 3 बटे 6, जब हम इसे हल करेंगे तो 1 बटे 2 अर्थात 1 अनुपात 2। तो 1 अनुपात 2 है यहाँ पर बैट और गेंद का अनुपात। ध्यान रखें कि तुलना करने में दोनों राशियों की इकाइयाँ समान होनी चाहिए, यह भी ध्यान हमें रखना है। 5 रुपये का 50 पैसे से अनुपात। तो देखिए 5 रुपये का और 50 पैसे, एक की राशि रुपए हो गई, एक की राशि पैसे हो गई। अभी तो हम इनका अनुपात नहीं निकाल पाएंगे, अभी हम इन्हें समान राशियों में बदल लेंगे। तो 5 रुपये को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 100 यानी 500 पैसे। ये लिख दिया मैंने 500 पैसे और नीचे है 50 पैसे। तो 1 शून्य से 1 शून्य काट दिया, 5 धाम 50, 10 बार कटा तो 10 बटे 1 आया, यानी अनुपात कितना हुआ? 10 अनुपात 1 हुआ। इसी प्रकार देखिए लंबाई का चौड़ाई से क्या अनुपात है? लंबाई है 5x, देखिए लंबाई कितनी है? 5x है और उसका चौड़ाई से क्या अनुपात है? चौड़ाई है 3x, x से x कैंसिल हो गया यानी 5 बटे 3 और अनुपात में हम इसे लिख देंगे 5 अनुपात 3। ये हो जाएगा लंबाई का चौड़ाई से अनुपात। 8 किताबों का 20 किताबों से अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो 8 किताबों का 8 बटे 20 किताबों से यानी 20, 8 बटे 20 तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 यानी 2 बटे 5 आया, जिसे हम अनुपात में लिख सकते हैं 2 अनुपात 5। इसी प्रकार चौथा सवाल आपको स्वयं करना है बच्चों। फिर देखिए वर्कशीट क्रमांक 22 है समानुपात से संबंधित। शूशन और जोसेफ ने टेबल क्लॉथ बनाया। शूशन ने लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 4 फीट रखी। जोसेफ ने लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर रखी। क्या दोनों के टेबल क्लॉथ समान अनुपात में हैं? आइए देखें। तो देखिए शूशन के लिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात देखिए क्या है? लंबाई है 6 और चौड़ाई है 4 फीट, 4 फीट है। तो यहाँ पर हम इसे देखें कि यहाँ पर लंबाई तो 6 मीटर है लेकिन चौड़ाई क्या दी गई है? 4 फीट दी गई है। यदि चौड़ाई यहाँ पर मीटर में दी हुई होती, मानते हैं कि ये मीटर में दी हुई है, तो 6 बटे 4। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ये देखिए, जब 6 को हमने लिखा 2 गुणा 3 और चौड़ाई को 2 गुणा 2 तो 2 से 2 कट गया, 3 बटे 2 अनुपात होगा यदि यह फिट ना होकर मीटर होता। अब देखिए जोसेफ ने भी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात निकाला तो 3 बटे 2 यानी 3 अनुपात 2 आया। तो हमने देखा दोनों टेबल क्लॉथ समान अनुपात में हैं। तो यहाँ ध्यान रखें बच्चों, ये फिट नहीं है, ये क्या है? मीटर है।
फिर देखिए प्रयास कीजिए, देखिए करते हैं प्रयास। रेशमा ने बर्फी बनाने के लिए 7:2 के अनुपात में 18 किलोग्राम मावा और शक्कर का उपयोग किया। उसने कितनी मात्रा में शक्कर का उपयोग किया? तो देख लेते हैं कितना प्रयोग किया, 7:2 में। तो अनुपातों का योग सबसे पहले हम कर लेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं कि 7:2 यानी मावा 7 भाग और शक्कर कितने भाग है? 2 भाग है। अब दोनों के लिए क्या कह रहा है? 18 किलोग्राम मावा का इस्तेमाल हुआ, तो अंश में कितना आ जाएगा? 18। तो हर में कितना आना है? x का मान हम निकाल लेंगे। देखिए 7/2 बराबर 18/x को कैसे हल करेंगे? इस 2 का पक्षांतर 18 की तरफ, इस x का पक्षांतर 7 की तरफ। तो 7x बराबर हो गया 18 गुणा 2। तो x बराबर हो जाएगा 18 गुणा 2 हो गया 36 और ये वाला 7 आ जाएगा बट्टे में, तो 36/7। तो 36/7 यानी x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ? 5.14 किलोग्राम शक्कर इस अनुपात में है। यानी बर्फ़ी में 18 किलोग्राम मावा है तो 5.14 किलोग्राम शक्कर है। इसी प्रकार सवाल नंबर 2 और 3 आपको स्वयं करना है। वर्कशीट क्रमांक 23 है, समानुपात से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याएं। क्या समस्या है? देखिए एक साला में बड़े कमरों और छोटे कमरों का समानुपात 3:4 है। यदि छोटे कमरे 20 हैं तो बड़े कमरों की संख्या ज्ञात कीजिए। छोटे कमरे कितने हैं? 20 हैं। तो बड़े कमरों की हमें संख्या ज्ञात करना है। तो बड़े कमरे बटे छोटे कमरे, तो 3/4 यह अनुपात हमें दिया गया है। अब हमें पता चला कि छोटे कमरों की संख्या तो दी हुई है 20, तो बड़े कमरों की संख्या हमने क्या मान लिया? x मान लिया। तो हमें प्राप्त हुआ 3/4 बराबर x/20। अब देखिए तिर्यक गुणा कर देंगे तो x का गुणा 4 से हो जाएगा तो 4x, 20 का गुणा 3 से हो जाएगा तो 20 × 60। तो 4x बराबर 60 हो गया, तो x बराबर 60/15 60/4, तो x का मान आ गया 15। यानी x बराबर 15, बड़े कमरों की संख्या 15 है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 3 सवाल दिए गए हैं, हम कोई एक सवाल ले लेते हैं। एक 3 मीटर लंबी लकड़ी की परछाई 4 मीटर लंबी है। लकड़ी कितने मीटर है? 3 मीटर है। उसकी परछाई कितनी है? 4 मीटर है। उसी समय एक खंबे की परछाई 24 मीटर लंबी है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हमने लिया किसकी लंबाई लेंगे? एक 3 मीटर लंबी लकड़ी की लंबाई 3 मीटर, ठीक। और हम ले लेते हैं खंबे की लंबाई x मीटर। लकड़ी की परछाई कितनी है? 4 मीटर। तो खंबे की परछाई कितनी दी हुई है? 24। तो जब हम x निकालेंगे तो हमें खंबे की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। तो चलिए तिर्यक गुणा कर देते हैं। x का 4 से गुणा हुआ तो 4x, और 24 का 3 से गुणा हुआ तो 3 × 24। तो x बराबर हमें वास्तव में क्या प्राप्त हो जाएगा? 3 × 24/4, 4 × 24, यानी x बराबर 18 हमें प्राप्त हुआ। 18 मतलब खंबे की ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर है। इसी प्रकार सवाल नंबर 2 और 3, 4 आपको स्वयं करना है। वर्कशीट क्रमांक 24 है, निम्नलिखित प्रश्नों के हल कीजिए। तो चलिए हम इनका हल करते हैं। हमें 3x धन 11 धन 8z में किसे जोड़ना है? किसे जोड़ना है? 7x ऋण 5 को जोड़ना है। तो देखिए 3x धन 11 धन 8z धन 7x, धन अंदर जाएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऋण 5। अब देखिए x वाले आपस में दोनों धनात्मक हैं, तो 7x और 3x मिलकर हो गए 10x। 10x के बाद फिर देखिए z वाले धन 8z अकेला है,
और ये 11 धनात्मक संख्या है और 5 ऋणात्मक संख्या, 11 में से 5 चला जाएगा तो धन 6 प्राप्त होगा। इस तरह से यहाँ पर हमें आंसर प्राप्त होता है। इसी प्रकार दूसरा, तीसरा, चौथा सवाल आपको करना है। 5वां सवाल मैं करके बताता हूँ। एक आयत की लंबाई कितनी दी हुई है? 4x धन 5y। और चौड़ाई कितनी दी गई है? चौड़ाई दी गई है 3x धन 2y। तो आयत का परिमाप हमें ज्ञात करना है। आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो देखिए कितनी हो गई लंबाई? 2। लंबाई हमारी 4x धन 5y धन चौड़ाई हमारी 3x धन 2y। तो देखिए x से x जोड़ दीजिए। 4x और 3x मिलकर कितना हो गया? 7x। और 5y और 2y मिलकर क्या हो गया? 7y। तो जब हम इसे अंदर गुणा कर देंगे तो हम सीधे सीधे आयत का परिमाप क्या लिख सकते हैं? चलिए x को कॉमन ले लेते हैं। तो 7 को कॉमन ले लिया तो हो जाएगा 2 गुणा 7 यानी 14, 2 सत्ते 14 और अंदर बचेगा x धन y। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार वर्कशीट क्रमांक 25 है। प्रतिशत को भिन्न व दशमलव के रूप में लिखना। प्रतिशत को भिन्न व दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे? जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 25% यानी 25% यानी 100। तो 25% अर्थात 25 एकम 25, 25 चौके 100 यानी 1/4। उसे ही हम लिख सकते हैं 0.25। तो 25% के 4 रूप हैं। 25%, 25/100, 1/4 और 0.25। इस तरह से हम 25% को लिख सकते हैं। निम्नलिखित प्रतिशत को भिन्न व दशमलव के रूप में लिखिए। 5%, 5 प्रति यानी बटे, सत यानी 100। ये देखिए 5%, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, 20, 1/20 आया। अब 1/20 आया तो भिन्न में कैसे बदला? 1/20 बना। फिर उसे दशमलव के रूप में लिखो तो 20 का भाग जब 1 में देंगे, भाग नहीं जाने का 0 आएगा, दशमलव लगाएंगे फिर 0 आएगा। फिर भी भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पर फिर भाग नहीं जाने का 0 आएगा। फिर उतारेंगे यहाँ पर 0, 20 पंचे 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.05। तो प्रतिशत को देखिए भिन्न में बदला तो 1/20 आया और दशमलव में लिखा तो 0.05 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार दूसरा और तीसरा सवाल आपको स्वयं करना है बच्चों। फिर 360 का 30%। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है 360 का यानी गुणा हो गया 30 प्रति यानी बटे, सत यानी 100। तो 360 गुणा 30/100 तो यहाँ हो जाएगा 10,800/100 और 2 शून्य से 2 शून्य जब कट जाएंगे तो प्राप्त होगा 108। इसी प्रकार हमारे पास सवाल है, चलिए ले लेते हैं 2500 का 20%। 2500 का यानी गुणा, फिर क्या आएगा? 20%। 20%। ये देखिए 2500 का 20%। अब यहाँ देखिए नीचे के 2 शून्य से ऊपर के 2 शून्य कट गए। तो अब ये देखिए क्या बचेगा? 25 गुणा 20। 25 गुणा 20 यानी 20 पंचे 100 की 0 हासिल का 10, 20 दूनी 40 और 10 हो गए 50। कितना प्राप्त हुआ? 500 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार देखिए दूसरा सवाल आपको स्वयं करना है। तीसरा सवाल करते हैं। पहले किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, उसके बाद करना है। देखिए 1 किलोग्राम का 75%। तो 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम का 75% हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? 1000 गुणा 75%। ये 100 हो गया। 2 शून्य से 2 शून्य खत्म। तो अब कितना हो जाएगा? 10 पाना 50 की 0 हासिल का 5, 10 साते 70 और 5। तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 75, 750। ये हो गया 750 ग्राम। कितना हुआ? 1 किलोग्राम का 75% 750 ग्राम हुआ। अब लेते हैं वर्कशीट क्रमांक 26।
वर्कशीट क्रमांक 26 है भिन्न एवं दशमलव को प्रतिशत के रूप में लिखना। तो भिन्न संख्या को प्रतिशत के रूप में लिखना, तो देखिए उदाहरण यहाँ पर भिन्न संख्या है हमारे पास 2/3, इसको प्रतिशत के रूप में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो जैसे 2/3 गुणा 100, अब जो रूप हमें प्राप्त होगा वह प्रतिशत के रूप में होगा। 2 का गुणा 100 से हो जाएगा, 2 गुणा 100/3 यानी 200/3। अब हम इसे लिख सकते हैं 66 सही 2/3 प्रतिशत। 3 का भाग यदि 200 में देंगे तो हमें प्राप्त होगा 66 सही 2/3 प्रतिशत। तो देखिए ऐसे ही हम 4/3 को प्रतिशत में कैसे लिखेंगे, 4/3 को हम लिख देंगे 4/3 गुणा 100%। तो ये वास्तव में कितना होगा, यानी 400/3%। 400/3% को कैसे हल करेंगे, ये देखिए 3 एकम 3, फिर बचा 1, तारे 0, 3 तिया 9, फिर बचा 1, फिर उतारे 0, फिर 3 तिया 9। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 133 सही 10/3%। 133 सही 10/3%। इस तरह से हम 4/3 को प्रतिशत में बदल सकते हैं। इसी प्रकार 3/40 को किसी संख्या का 5% या 1/10 में से कौन बड़ा है, तो चलिए देख लेते हैं। किसी संख्या, मान लो संख्या क्या है, 100 है, 100 का 5% कितना हो जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, 5 हो जाएगा। और 100 का ही 1/10 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, ये देखिए 10 प्राप्त होगा। तो कौन बड़ा है, तो किसी संख्या का 5% या 1/10 में से कौन बड़ा है, संख्या का 1/10 बड़ा है। 7/25 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। देखिए 7/25 को हम लिख सकते हैं 7/25 गुणा 100%। 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो ऊपर का ऊपर गुणा जब होगा 7 चौके 28% हो जाएगा। इसी प्रकार 5वां 6वां सवाल आपको करना है। वर्कशीट क्रमांक 27 देखिए, लाभ हानि की गणना करना। तो लाभ हानि की गणना कैसे करेंगे, देखें और समझें। मैंने इसे 600 रुपये में खरीदा, एक टेबल है, इसे मैंने 600 रुपये में खरीदा, तो ये कहलाता है क्रय मूल्य। और मैं इसे 620 रुपये में बेचूंगा तो यह कहलाएगा विक्रय मूल्य। दुकानदार वस्तु के क्रय मूल्य से अधिक दाम पर उसका विक्रय कर रहा है। देखिए 600 में खरीदकर 620 रुपये में बेच रहा है, इसलिए इसे लाभ होगा। कितने का लाभ होगा, 620 रुपये ऋण 600 रुपये, तो कितने का लाभ हुआ, 20 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ का सूत्र कैसे बना, लाभ 20 बराबर विक्रय मूल्य लिखा 620 ऋण क्रय मूल्य लिखा 600, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य सूत्र की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार यदि हानि होती, यानी कम में वस्तु को बेचा जाता, तो हानि होती, हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, तो जो अधिक होगा उसे हमें पहले लिखना है। यदि क्रय मूल्य अधिक है तो हानि होगी, विक्रय मूल्य अधिक है तो लाभ होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एक खिलौना 72 रुपये में खरीदा तथा 80 रुपये में बेचा गया, लाभ तथा हानि, लाभ या हानि ज्ञात करो। तो देखिए भाई 72 रुपये में खरीदा गया तो क्रय मूल्य कितना हुआ, 72। 80 रुपये में बेचा गया तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, 80। तो बेचा गया अधिक में, इसलिए क्या होगा, लाभ होगा। विक्रय मूल्य अधिक है तो क्या होगा, लाभ होगा। कितने का लाभ होगा, विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को घटा देंगे। विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है, 80, क्रय मूल्य कितना है, 72। तो वास्तव में लाभ कितना हुआ, 80 में से 72 हम घटा देंगे तो हमें प्राप्त होगा 8 रुपये का लाभ हुआ। इसी प्रकार सवाल नंबर 2, 3 और 4 आपको करना है। अब हम लेते हैं वर्कशीट क्रमांक 28, लाभ हानि प्रतिशत की गणना। अब इनके प्रतिशत की हमें कैसे गणना करना है, तो लाभ हानि
प्रतिशत की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है, क्योंकि हमने क्रय मूल्य पर लागत लगाए हैं, तो लाभ होगा या हानि होगी यह सब क्रय मूल्य पर डिपेंड करेगा। उदाहरण लेते हैं, किसी खिलौने का क्रय मूल्य 72 रुपये है और विक्रय मूल्य 80 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने हल किया, लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, यानी लाभ बराबर 80 ऋण 72 बराबर 8 रुपये हमें प्राप्त हुआ था। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 से हम लाभ प्रतिशत की गणना करेंगे। तो लाभ हमारा कितना है? लाभ है हमारा 8 बटे क्रय मूल्य है 72 और गुणा 100 कर देंगे। तो देखिए 8 और 100 का गुणा हुआ तो 800 हुआ बटे में 72। तो देखिए जब हम 72 से 800 को हल करेंगे तो 11.1% हमें लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत कितना प्राप्त हुआ? 11.1। देखिए कुछ प्रश्न लेते हैं। किसी मेज को 840 रुपये में खरीदकर 900 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अधिक में बेचा जा रहा है यानी लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है? विक्रय मूल्य यानी 900 में से क्रय मूल्य यानी 840 को घटा देंगे। कितना लाभ हो रहा है? 60 रुपए का लाभ हो रहा है यहां। अब चूंकि 60 रुपए का लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ कितना है? 60 है। क्रय मूल्य कितना है? 840 है। गुणा 100 कर देंगे। एक शून्य से शून्य काट भी दीजिए। अब देखिए कितना हुआ। अब हमारे पास है ऊपर 600 बटे नीचे है 84। ये देखिए 10 और 60 का गुणा कर दिया तो 600 हो गया बटे 84। अब इसे काट भी देंगे जितने से कट जाए। तो देखिए 4 दूनी 8, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4 बचा 2, 4 पंचे 20, शून्य। 21 का भाग जब हम देंगे 150 में तो देखिए 21 सत्ते 147 हो जाएगा। बचेगा 3, दशमलव लगा देंगे तो यहाँ शून्य हो जाएगा। 21 से कम 21 हो गया। बचा कितना? 9, फिर लगाया शून्य, 21 चौके 84 हो गया। तो 1 दशमलव फिर 84 के बाद और देख लेते हैं 6 शून्य, तो 21 चौके 84 ही समझें हम इसे। 7.14% कितना लाभ हुआ? 7.14% लाभ हुआ। इसी प्रकार सवाल नंबर 2 हमें करना है। यहाँ पर एक उदाहरण फिर दिया हुआ है हल सहित हानि प्रतिशत का। देखिए सुनील ने किताबों को 500 रुपये में खरीदकर 450 में बेच दिया। कम में बेचा क्योंकि उपयोग किया तो कम में बेचा। हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हानि सबसे पहले निकालना पड़ेगा। हानि वास्तव में क्या है? जो बड़ा है उसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर क्रय मूल्य बड़ा है तो हानि बटे हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। तो 500 ऋण 450 बराबर कितना हुआ? हानि हमें 50 रुपये प्राप्त हुई। हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे? हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। हानि प्रतिशत निकल जाएगा। जैसे हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा? हानि है 50, क्रय मूल्य है 500 और गुणा 100। तो यहाँ पर हम कर देंगे 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, 5 से 5 धाम 50। कितने बार कटा? 10 बार कटा, यानी 10% की हानि हुई। वर्कशीट क्रमांक 29 है। साधारण ब्याज में दर प्रतिशत की गणना करना। भाई साधारण ब्याज में दर प्रतिशत की गणना करना हम इस वीडियो में इस वर्कशीट में देखेंगे। साधारण ब्याज देखिए हमारे पास है PRT/100 मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100।
मिश्र धन हमारा क्या होता है? मूलधन धन ब्याज। मूलधन धन साधारण ब्याज मिलकर क्या बनता है? मिश्र धन बनता है। यहाँ बताया गया है साधारण ब्याज I है, P मूलधन है, R दर प्रतिशत है और T समय है। ब्याज दर प्रतिशत R बराबर क्या होगा? तो फिर हमें केवल इस R की ज़रूरत है, तो R को कर देंगे अकेला, बाकी सबका पक्षांतर हो जाएगा। 100 नीचे से ऊपर चला जाएगा और PT जो है ऊपर से नीचे हो जाएगा। तो इस तरह से हमें दर प्रतिशत का सूत्र मिल गया है। चलिए अब हम सवाल देख लेते हैं। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जबकि मूलधन 3000, साधारण ब्याज 400 और समय 3 वर्ष है। तो P यहाँ पर 3000 है, I 400 है और T 3 है। तो देखिए दर प्रतिशत क्या हो जाएगा? दर प्रतिशत का सूत्र है 100 गुणा I बटे PT। तो 100 गुणा I और P और T का मान रख देंगे। फिर देखिए हम देखते हैं कि यहाँ के नीचे के 3 शून्य और ऊपर के ये 2 और ये 3 शून्य कट चुके, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 10 चौके 40 बटे 3 तिया 9 प्राप्त हुआ। जैसे ही 9 का भाग हम इस 40 में देंगे तो 9 चौके 36 बचा 4 दशमलव उतारे 0, फिर 9 चौके 36 फिर बचा 4 उतारे 0, 9 चौके 36, यही प्रक्रिया चलते रहेगी। तो ये है 4.44% की दर से हमें साधारण ब्याज कितना प्राप्त हुआ? साधारण ब्याज हमें दिया हुआ है, यहाँ पर 400 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ और दर कितनी थी? 4.44%। इसी प्रकार हमें ये सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 करने हैं। चलिए लेते हैं वर्कशीट क्रमांक 30 है। प्रतिशत लाभ हानि एवं साधारण ब्याज की समझ के लिए निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। 25% को भिन्न रूप में लिखो। 25% यानी 25/100। 25% को हम क्या लिखेंगे? 25/100। और जब 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो इसे हम लिख देंगे 1/4। इसी प्रकार 38% को दशमलव रूप में लिखो। 38% को हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे? 38/100 यानी 100 का भाग जब हम 38 में देंगे तो 0.38, 2 संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा। इसी प्रकार 3/40 को प्रतिशत में लिखना है। 1080 का 12% ज्ञात करना है और 100 रुपये में क्रय की गई एक किताब दुकानदार रुपये 120 में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अब लेंगे वर्कशीट क्रमांक 31। वर्कशीट क्रमांक 31 में देखें पूरक कोण की समझ हम रखेंगे। तो देखिए ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है, एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं, जो एक दूसरे की पूर्ति करके 90 अंश तैयार करते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। हम कह सकते हैं कि 60 अंश धन 30 अंश बराबर 90 अंश। यहाँ देखिए दो कोणों में ये जो किरण है, इस किरण को हम x ले लें। ये किरण यहाँ पर एक समकोण को दो भागों में बांट रही है, 30 अंश और 60 अंश। यह 31 अंश 59 अंश भी हो सकता है, 32 अंश 58 अंश भी हो सकता है। दोनों कोणों का योग दोनों कोणों का योग 90 अंश होना चाहिए। अर्थात 60 अंश का पूरक कोण यहाँ पर 30 अंश है और 30 अंश का पूरक कोण यहाँ पर 60 अंश है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों का योग मिलकर 90 अंश बनाता है। यहाँ एक और उदाहरण है कि 20 अंश और 70 अंश यदि हम जोड़ दें तो 90 अंश प्राप्त होता है। तो 20 अंश का पूरक कोण 70 अंश और 70 अंश का पूरक कोण 20 अंश है। अभ्यास प्रश्न दिया है कि 15 अंश है धन कौन सा कोण हम जोड़ें कि 90 आ जाए। तो 90 में से हम पहला 15 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 75 अंश। यानी 15 अंश का पूरक कोण 75 अंश और 75 अंश का पूरक कोण 15 अंश है। तो 15 अंश का पूरक कोण 75 अंश है। जैसे यहां देख लेते हैं अभ्यास प्रश्न 1 में कि पूरक कोण जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। यहाँ आकृति में देखिए 20 अंश का पूरक कोण कितना अंश हो जाएगा? 70 अंश हो जाएगा और 70 अंश का पूरक कोण 20 अंश हो जाएगा। एक दूसरे की मदद करके 90 पूरा करते हैं, इसलिए इन्हें पूरक कोण कहते हैं। अभ्यास 2 देखिए, यहाँ पर
65 अंश और 25 अंश दोनों मिलकर समकोण बना रहे हैं। 65 अंश धन 25 अंश, तो यहाँ पर देखेंगे कि 25 अंश का पूरक कोण कौन सा है, 65 अंश है, और 65 अंश का पूरक कोण कौन सा है, 25 अंश है। इसी तरह से इन सवालों को हमें हल करना है। पूरक कोण वास्तव में क्या होता है, जब दो कोणों के मापों का योग 90 अंश होता है तो ये दोनों कोण पूरक कोण कहलाते हैं। वर्कशीट क्रमांक 32 है, संपूरक कोण क्या होता है। अब संपूरक कोण बड़ा है, जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है एक दूसरे के, संपूरक कोण कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए संपूरक कोण, एक कोण 60 अंश है, दूसरा कोण 120 अंश है, दोनों मिलाकर 180 अंश का कोण बना रहे हैं, एक दूसरे के संपूरक कोण हैं। हम समझ सकते हैं कि 120 धन 60 बराबर 180 अंश, अर्थात 60 अंश का कोण संपूरक कोण 120 अंश है। 60 अंश का संपूरक कोण कौन है, 120 अंश है, या 120 अंश का संपूरक कोण 60 अंश है। यहाँ एक अभ्यास भी दिया हुआ है, ये देखिए, हमने एक सरल रेखा खींच दिया, सरल रेखा पर एक और रेखा खींच दिया, और यहाँ पर दोनों के बीच में पहला कोण 80 अंश है तो दूसरा कोण उसका संपूरक कोण है, अर्थात वह 100 अंश है। दोनों का योग मिलाकर 180 अंश होता है। तो देखिए 100 अंश धन 80 अंश मिलाकर 180 अंश, तो 100 अंश का संपूरक कोण 80 अंश है, ऐसा लिख सकते हैं हम। और इस अभ्यास के सवालों को बच्चों से आसानी से करवा सकते हैं। अब देखिए इसी में हमें एक और अभ्यास दिया हुआ है कि एक कोण यहाँ पर 50 अंश है, और इस सरल रेखा पर हमने एक और सरल रेखा खींचकर 180 अंश का तो ये रेखीय युग्म बन गया। जब पहला कोण 50 अंश है तो दूसरा कोण क्या होगा, 180 ऋण 50 अंश, पूरक कोण कहलाएगा, संपूरक कोण कहलाएगा। तो देखिए कितने अंश हुआ, 130 अंश कहलाया, यानी 50 अंश का संपूरक कोण 130 अंश है। तो लिख देंगे 130 अंश। अब देखिए संपूरक कोण वास्तव में क्या है, जब दो कोणों की मापों का योग 180 अंश होता है तो ये दोनों कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। दो कोणों की मापों का योग 180 अंश होना चाहिए। वर्कशीट क्रमांक 33 है, आसन्न कोण एवं शीर्षाभिमुख कोण। आसन्न कोण देखिए, आसन्न कोण के युग्म हैं AOB, कोण AOB, और कोण BOC, कोण BOC। ये दोनों कोण देखिए एक दूसरे के आसन्न कोण कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम अभ्यास फर्स्ट लेते हैं। OAD देखिए एक किरण है, और फिर यहाँ पर OB खींच दिया, OC खींच दिया, तो आसन्न कोण के दो युग्म हैं। बताइए कौन कौन से आसन्न कोणों के जोड़े बने हुए हैं। एक युग्म है हमारा कोण AOB, कोण AOB वास्तव में किसके साथ आसन्न है, BOC के साथ, कोण BOC के साथ। और कोण BOC किसके साथ आसन्न है, ये देखिए कोण COD के साथ, कोण COD के साथ। तो ये आसन्न कोणों का युग्म है। आसन्न कोण के 3 युग्म जोड़े बताइए। फिर से यही, ये दोनों कोण एक दूसरे के आसन्न कोण हैं, ये दोनों कोण एक दूसरे के आसन्न कोण हैं, और ये दोनों कोण एक दूसरे के आसन्न कोण हैं। जैसे हम ले सकते हैं तो कोण XOY का आसन्न कोण क्या है, कोण YOZ, कोण YOZ है। अब देखिए कोण ZOX का आसन्न कोण क्या है, कोण XOY है, कोण XOY है। और अब देखिए कोण XOY का आसन्न कोण कौन सा है, YOZ है, कोण YOZ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका आसन्न कोण ये है, इसका आसन्न कोण ये है, देखिए, और फिर इसका आसन्न कोण ZOX का आसन्न कोण XOY है। तो हम ये कह सकते हैं YOZ, यहाँ पर YOZ का आसन्न कोण हम क्या लिख देंगे, ZOX। इस तरह से एक दूसरे के आसन्न कोण बन जाएंगे। जब किसी कोण के बीच में उभयनिष्ठ बिंदु से रेखा खींची जाए तो इससे बनने वाले दोनों कोण आसन्न कोण कहलाते हैं।
यानी उभयनिष्ठ बिंदुओं से यदि रेखा खींची जा रही है तो ऐसे कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इस प्रकार बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ये देखिए प्रतिच्छेद कर रही हैं तो कौन सा कोण बनेगा, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जो लगातार एक दूसरे के पीछे होते हैं, क्रॉस के दोनों ओर होते हैं, ऐसे वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं।